सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-Lots ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। छठी से 10वीं कक्षा के विद्यार्थी ध्यान से सुने। खास आपके लिए हैं इंस्पायर अवार्ड्स मानक। DST और NIF द्वारा हर साल हो रहे इंस्पायर अवार्ड्स मानक के पहले राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता हैं। विजेता आप भी हो सकते हैं, इसलिए किसी भी क्षेत्र में साइंस और टेक्नोलॉजी पर आधारित अपने इनोवेटिव आइडियाज के साथ तैयार हो जाइए। जानते हैं ना, आप में से 1 लाख स्टूडेंट्स को 10-10 हजार रुपए मिलेंगे अपने आइडियाज को प्रोटोटाइप बनाने के लिए। उसके बाद दुनिया सराहेगी आपका हुनर जब पहुंचेगा आपका आइडिया लोगों तक प्रोडक्ट के रूप में। तो अपने ओरिजिनल इनोवेटिव आइडियाज को स्कूल में जमा करें। बेस्ट आइडियाज आगे बढ़ाए जाएंगे ऑफिशियल वेबसाइट पर, और हाँ, जल्दी आज ही जमा करें। सो गुड लक विद इंस्पायर अवार्ड्स मानक। इस वीडियो में हम जानेंगे परिमेय संख्याओं के बारे में। परिमेय संख्याएं वह वास्तविक संख्याएं होती हैं जिन्हें हम किसी भी 2 पूर्णांकों के अनुपात के रूप में लिख सकते हैं, जैसे कि एक पूर्णांक a बटा दूसरा पूर्णांक b। तो इसे अगर हमने 2 पूर्णांकों के अनुपात के रूप में लिख दिया तो ये हुई एक परिमेय संख्या। तो सीधी सी बात है कि सारी की सारी जो पूर्णांक संख्याएं हैं वो तो परिमेय होंगी ही। तो चलिए एक उदाहरण लेता हूं मैं यहाँ पे। सबसे पहला नंबर हमारी गिनती का 1 जो है, इसे हम 1/1 2 पूर्णांकों के अनुपात के रूप में लिख सकते हैं। तो ये हुई एक परिमेय संख्या। इसे हम और भी तरीकों से लिख सकते हैं, जैसे कि ऋणात्मक 2 बटा ऋणात्मक 2, ये भी 2 पूर्णांकों का अनुपात है। या फिर हम इसे लिख सकते हैं 10,000 बटा 10,000, तो भी ये 2 पूर्णांकों का अनुपात है और बराबर है 1 के। तो 1 हुई एक परिमेय संख्या। चलिए एक ऋणात्मक पूर्णांक संख्या लेता हूं मैं, जैसे कि ऋणात्मक 7। अब ऋणात्मक 7 को हम ऋणात्मक 7 बटा 1 लिख सकते हैं, जो कि 2 पूर्णांकों का अनुपात है। तो ये हुई एक परिमेय संख्या। ये बराबर है 7 बटा ऋणात्मक 1 के भी। या फिर इसे हम ऋणात्मक 14 बटा 2 भी लिख सकते हैं। तो तरह तरह से हम इसे दर्शा सकते हैं 2 पूर्णांकों के अनुपात के रूप में। हर तरह से ये साबित होगा कि ये है एक परिमेय संख्या। तो चलो इतना तो साबित हो गया कि सारी की सारी जो पूर्णांक संख्याएं हैं वो परिमेय हैं। लेकिन ऐसी संख्याओं का क्या जो पूर्णांक नहीं है? जी हाँ, बिल्कुल सही, दशमलव संख्याएं। तो चलिए मैं एक दशमलव संख्या लेता हूं यहाँ पे, 3.75। अब 3.75 को हम लिख सकते हैं, ये बराबर है 375 बटा 100 के। तो ये तो 2 पूर्णांकों का अनुपात हो गया। तो ये दशमलव संख्या भी हुई एक परिमेय संख्या। इसे हम 2 से गुणा कर देते हैं अंश और हर को, तो यहाँ हो जाएगा ये 750 बटा 200, जो 2 पूर्णांकों का अनुपात है। तो ये दशमलव संख्या भी हुई एक परिमेय संख्या। अब मैं आपको एक अलग तरीके की दशमलव संख्या देना चाहता हूं। देखिए जरा, 0.333 और ये अपने आप को दोहराती रहे। अब ऐसी दशमलव संख्याओं को हम कहते हैं आवर्ती दशमलव, जो अपने आप को दोहराते रहते हैं, ये कभी नहीं रुकते, ये चलते ही जाते हैं। इसे हम कुछ इस प्रकार से भी लिखते हैं, 0.3 अपूर्णांक, जहां पे ये चिन्ह ये दर्शा रहा है कि 3 रुकता नहीं है, चलते ही जाता है, अपने आप को दोहराते रहता है। तो ऐसे आवर्ती दशमलवों का क्या, ये क्या होते हैं? ये परिमेय संख्याएं होते हैं या नहीं? तो अगर तुम थोड़ा सोचो तो 0.3333 तो दरअसल
1/3 होता है 1/3, क्योंकि जब 1/3 किया जाएगा तो हमें मिलेगा 0.333। तो ये तो दो पूर्णांक संख्याओं का अनुपात है। तो ये आवर्ती दशमलव भी होते हैं परिमेय संख्याएं। एक और उदाहरण देता हूं मैं, 0.666 और ये चलते जाएंगे। इसे हम 0.6 अपूर्णांक भी लिख सकते हैं। और 0.66666 तो दरअसल 2/3 होता है, जो दो पूर्णांक संख्याओं का अनुपात है। तो आवर्ती दशमलव भी होते हैं परिमेय संख्याएं। अब तुम कहोगे इतनी सारी परिमेय संख्याएं हो गई, यानी सारी की सारी संख्याएं क्या सिर्फ परिमेय ही होती हैं? जी नहीं, हमारे पास अपरिमेय संख्याएं भी हैं, यानी कि कुछ ऐसी संख्याएं भी हैं जिन्हें हम a/b दो पूर्णांकों के अनुपात के रूप में नहीं लिख सकते। मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि गणित की सबसे प्रसिद्ध संख्याएं अपरिमेय होती हैं। तो चलिए देखते हैं। ये रही कुछ प्रसिद्ध अपरिमेय संख्याएं। जी हाँ, यहां पे हमारे पास है पाई, एक वृत्त के परिधि और उसके व्यास का अनुपात, जो हम जानते हैं ये 3.14159, ये चलते ही जाता है, ये कभी नहीं रुकता और ना ही अपने आप को दोहराता है। ऐसे दशमलवों को हम कहते हैं अनावर्ती दशमलव। ये ना तो कभी रुकते हैं, ना तो कभी अपने आप को दोहराते हैं, और इन्हें हम दो पूर्णांकों के अनुपात के रूप में कभी भी व्यक्त नहीं कर सकते। तो ऐसी संख्याओं को हम कहते हैं अपरिमेय संख्याएं। और भी हैं ई, प्राकृतिक लघुगणक का आधार 2.7182818, ये चलते ही जाता है, ना तो कभी रुकता है, ना तो कभी अपने आप को दोहराता है। 2 का वर्गमूल, ये भी एक अपरिमेय संख्या है। फी, स्वर्ण अनुपात, ये भी एक अपरिमेय संख्या है। अब तुम सोच रहे होगे कि ये तो कुछ प्रसिद्ध खास संख्याएं हैं जो कि अपरिमेय होती हैं, जबकि ज़्यादातर संख्याएं तो परिमेय होती हैं। मैं कहूँगा नहीं, हमारे पास सच बताऊं तो अनगिनत परिमेय और अनगिनत अपरिमेय संख्याएं हैं। मैं देखो इसे कैसे साबित करता हूं। तुम मुझे कोई भी दो संख्याएं दे दो, समझो तुम मुझे दे रहे हो 2 और 3, ये दो संख्याएं हो गई। इनके बीच में अनगिनत अपरिमेय संख्याएं हम लिख सकते हैं। देखो मैं खुद से अभी एक बनाता हूं। 2 और 3 के बीच में हमें एक संख्या चाहिए, तो मैं लेता हूं 2.133 133 1333 13333, ये चलते ही रहेगा। तुम देख रहे हो कि ये कभी नहीं रुकेगा और अपने आप को कभी नहीं दोहराएगा, तो इसे हम दो पूर्णांकों के अनुपात के रूप में नहीं लिख पाएंगे। तो ये हुई एक अपरिमेय संख्या। ऐसी अनगिनत अपरिमेय संख्याएं हैं। तो अब हमें पता चल गया कि परिमेय और अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। हमें यहाँ कुछ संख्याएं दे दी गई हैं और हमें इन अलग अलग संख्याओं को अलग अलग संख्या समुच्चय में रखना है। तो ये जो सारी सारी संख्याएं हमें दी गई हैं, ये वास्तविक संख्याएं तो हैं ही। तो ये सारी की सारी संख्याएं वास्तविक संख्याएं तो हैं ही, जिसमें आवर्ती दशमलव, अनावर्ती दशमलव, पूर्णांक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, धनात्मक, ऋणात्मक, सारी की सारी संख्याएं आती हैं। अब वास्तविक संख्याओं को हम दो अलग अलग संख्या समुच्चय में बांट सकते हैं। एक संख्या समुच्चय होगा परिमेय संख्याओं का। परिमेय संख्याओं में वो संख्याएं आएंगी जिन्हें हम दो पूर्णांकों के अनुपात के रूप में लिख सकते हैं। और दूसरा समुच्चय होगा अपरिमेय संख्याओं का। अपरिमेय संख्याएं, इसमें वह संख्याएं आएंगी जिन्हें हम दो पूर्णांकों के अनुपात के रूप में नहीं लिख सकते। अब सारी की सारी परिमेय संख्याओं में से अगर हम दशमलव निकाल दें तो हमें मिलेंगे पूर्णांक संख्याएं। तो परिमेय संख्याओं के अंतर्गत एक और संख्या समुच्चय आता है जो होता है पूर्णांक संख्याओं का। अब अगर पूर्णांक संख्याओं में से हम ऋणात्मक संख्याएं निकाल दें तो हमें मिलेंगी पूर्ण संख्याएं। तो पूर्णांक संख्याओं के अंतर्गत एक और समुच्चय आता है जो होता है पूर्ण संख्याओं का। तो चलो अब मैं इसी प्रकार से संख्या समुच्चय बना लेता हूं। तो यहां मैंने बना ली है संख्या समुच्चय, परिमेय, पूर्णांक, पूर्ण और यहां पे है अपरिमेय। अब आप इस वीडियो को यहीं पर रोको और इन सारी संख्याओं को इन अलग अलग संख्या समुच्चय में रखने की कोशिश करो
और फिर वापस आओ। तो चलिए अब हम इन्हें साथ में करते हैं। तो पहली संख्या है 3। 3 जो है, 3 को हम 3/1 दो पूर्णांकों के अनुपात के रूप में लिख सकते हैं। तो ये तो हुई एक परिमेय संख्या, लेकिन ये सिर्फ 3 भी लिखा जा सकता है, जो कि एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है। और धनात्मक पूर्णांक संख्या का मतलब हुआ कि 3 जो है वो दरअसल एक पूर्ण संख्या है। तो 3 हो गई एक पूर्ण संख्या। अगली संख्या है हमारी ऋणात्मक 5, जिसे हम ऋणात्मक 5/1 या केवल ऋणात्मक 5 भी लिख सकते हैं। तो ये परिमेय संख्या तो है ही, पर उसके साथ ही साथ ये पूर्णांक संख्या भी है, ये ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है। तो ये आ जाएगी पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय में। तो ऋणात्मक 5 हो गई एक पूर्णांक संख्या। अगली संख्या है 0.25। 0.25 को हम लिख सकते हैं 25/100, जो कि दो पूर्णांक संख्याओं का अनुपात है। तो ये तो हुई एक परिमेय संख्या। तो 0.25 आ जाएगा परिमेय संख्याओं के अंदर। अगली संख्या है 22/7। 22/7 दो पूर्णांकों का अनुपात तो है, पर ये आगे और विभाजित हम इसे नहीं कर सकते। तो ये सीधे सीधे मैं यहाँ लिख देता हूँ कि 22/7 जो है वो एक परिमेय संख्या है। ये एक बढ़िया सी संख्या हमें दी गई है 0.2713 अपूर्णांक, जहाँ पे ये 1 3 अपने आप को दोहराते रहेगा। तो ये है दरअसल 0.2713 और ये दोहराते रहेगा अपने आप को, ये कभी नहीं रुकेगा। ऐसी संख्याओं को हम कहते हैं आवर्ती दशमलव। और मैं आपको बता दूं कि आवर्ती दशमलव परिमेय संख्याएं होते हैं। ये वाला तो मैं अभी सिद्ध नहीं करूंगा, पर एक दूसरा उदाहरण देता हूं। समझिए कि 0.3 अपूर्णांक, जो कि बराबर है 0.333 और ये चलते रहेगा। और ये तो तुम जानते ही हो कि 0.3333 तो दरअसल 1/3 होता है, जो कि दो पूर्णांकों का अनुपात है। तो आवर्ती दशमलव होते हैं परिमेय संख्याएं। तो इसे हम लिख देते हैं यहाँ परिमेय संख्याओं के अंतर्गत। तो 0.2713 अपूर्णांक हो गया परिमेय संख्या। अगली संख्या है 10 का वर्गमूल। अब 10 जो है वो पूर्ण वर्ग नहीं है, और किसी भी अपूर्ण वर्ग का अगर हम वर्गमूल लेते हैं तो वो हमें मिलती है अपरिमेय संख्या। तो सीधे सीधे मैं इस 10 के वर्गमूल को लिख देता हूं अपरिमेय संख्या के समुच्चय के अंतर्गत। अगली संख्या हमें दी गई है 14/7। 14/7 तो 2/1 है, या इसे हम केवल 2 भी लिख सकते हैं। 2 तो दरअसल एक पूर्ण संख्या है। तो चलिए इसे हम यहाँ पूर्ण संख्या की श्रेणी में लिख दें। तो यह 14/7 जो है एक पूर्ण संख्या। अरे वाह, हमें पाई भी दिया है। पाई तो आप जानते हैं दुनिया की प्रसिद्ध अपरिमेय संख्या है। इसे अगर हम 2 से गुणा करेंगे तो भी ये अपरिमेय ही रहेगी। तो 2 पाई जो है वो है एक अपरिमेय संख्या। तो इसे हमने अपरिमेय संख्या के समुच्चय में रख दिया। अगली संख्या है ऋणात्मक वर्गमूल 25 का। अब 25 का वर्गमूल तो 5 होता है, लेकिन बाहर यहाँ पे हमारे पास है ऋणात्मक, तो ये ऋणात्मक 5 होगा। और ऋणात्मक 5 तो हम पहले ही देख चुके हैं, ये दरअसल पूर्णांक संख्या है। तो ऋणात्मक वर्गमूल 25 का हमने लिख दिया पूर्णांक संख्याओं में। तो अब हम पहुंच गए हमारी आखिरी संख्या पे, जो है 9 का वर्गमूल बटा 7। 9 का वर्गमूल होता है 3/7। तो ये तो दो पूर्णांकों का अनुपात है, जो कि हुआ एक परिमेय संख्या। तो इसे हम लिख देते हैं यहाँ परिमेय संख्याओं में। तो 9 का वर्गमूल बटा 7 हो गई एक परिमेय संख्या। तो सारी की सारी संख्याओं को हमने अलग अलग संख्या समुच्चय में रख दिया। 19/27 को दशमलव के रूप में लिखें तो हमें यहाँ दिया गया है 19/27, जो बराबर है 19 को विभाजित करने के 27 से। यानी कि हमें 19 को विभाजित करना है 27 से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है 19, जिसे हमें विभाजित करना है
27 से। अब यहाँ मैं देख रहा हूँ कि जो 19 है वो तो 27 से छोटा है, तो ये पूर्णतः 27 से विभाजित नहीं होगा। तो यहाँ पे मुझे कुछ दशमलव शून्य लेने होंगे। तो यहाँ पे मैं कुछ शून्य ले लेता हूँ। तो ये मैं यहाँ पे कुल 6 शून्य ले रहा हूँ। कुछ और ज़रूरत पड़ी तो हम आगे ले लेंगे। अब 19 तो 27 से विभाजित नहीं होता था, इसलिए हमने ये दशमलव शून्य ले लिए। तो चलिए यहाँ लिख देते हैं 0.। अब हमारे पास है 190। 190 तो 27 से विभाजित हो सकता है। अब कितने में होगा यही सवाल है। अब अगर मैं सोचूं 25 गुणा 7 होता है 175। तो चलो एक काम करते हैं, 27 गुणा 7 करके देखते हैं क्या मिलता है। 7 गुणा 7 होता है 49, तो 4 और यहाँ 9। 7 दूनी होता है 14, 14 और 4 होता है 18। तो 27 गुणा 7 हमें मिल रहा है 189। तो ये तो यहाँ आ जाएगा। तो 27 गुणा 7 हो रहा है 189। अब हमें 190 में से 189 को घटाना है। 190 में से 189 घटाएंगे तो हमें मिलेगा सिर्फ 1। अब चलिए इस अगले शून्य को हम नीचे ले लेते हैं। तो अब ये बन चुका है 10। अब 10 जो है वो भी 27 से छोटा है, तो ये तो विभाजित नहीं होगा। तो यहाँ मैं ले लेता हूँ एक शून्य, और फिर मैं इस अगले शून्य को भी नीचे ले लेता हूँ। तो यहाँ हमारे पास आ जाएंगे 100। अब 25 गुणा 4 100 होते हैं, तो 27 गुणा 4 तो 100 के बाहर जाएगा। तो चलिए देखते हैं 27 गुणा 3 कितना होता है। 7 तिया होता है 21, 3 दूनी 6, 6 और 2 8। तो हमें यहाँ मिल रहा है 81। तो 27 को अगर हम गुणा करेंगे 3 से तो हमें मिलेगा 81। अब 100 में से 81 को घटाने पर हमें मिलने वाला है 19। चलिए एक शून्य को हम नीचे ले लेते हैं। तो अब हमें यहाँ मिल चुका है 190। अरे 190 तो हम अभी अभी यहाँ करके आए थे। ये तो हम जानते हैं कि 27 को जब 7 से गुणा करेंगे तो हमें मिलता है 189। और जब 190 में से 189 को हम घटाएंगे तो हमें मिलने वाला है यहाँ पे 1। अब चलिए अगले शून्य को हम नीचे ले लेते हैं। तो यहाँ हमें मिल जाएगा 10। 10 जो है वो 27 से छोटा है, तो ये तो इससे विभाजित नहीं होता, तो इसलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ 0। अब चलिए अगले शून्य को भी नीचे ले लें। जब हम इस शून्य को नीचे लेंगे तो वापस से हमें मिलने वाला है 100। 100 तो हम अभी अभी देख के आए कि जब 100 होता है तो 27 को 3 से गुणा करने पे हमें मिलता है 81। और 100 में से जब हम 81 घटाते हैं तो हमें मिलता है 19। अब ऐसे में कितने भी शून्य लेते जाऊं आगे तो ये तो हमेशा यही बात दोहराते जाएंगे, यानी कि हमें मिलते जाएगा 0.703 703। यहाँ पे भी हमारे पास आते रहेगा 703, यानी ये चलते ही जाएगा, ये कभी नहीं रुकेगा और अपने आप को दोहराते रहेगा। तो हमें यहाँ 19/27 बराबर मिल रहा है 0.703 703, और ये चलते रहेगा। तो इसे हम लिख सकते हैं 0.703, और 703 के ऊपर ये अपूर्णांक का चिन्ह देकर हम बता सकते हैं कि ये 703 दोहराते रहेगा अपने आप को, और ऐसी संख्याओं को हम कहते हैं आवर्ती दशमलव। नमस्कार। आप शिक्षकों द्वारा दी गई अच्छी शिक्षा से आज लाखों विद्यार्थी इनोवेशंस कर रहे हैं। उन सभी को इंस्पायर अवार्ड्स मानक में हिस्सा लेने प्रोत्साहित कीजिए। करना है इतना कि आपके विद्यालय के 6ठी से 10वीं कक्षा के छात्र और छात्राएं साइंस और टेक्नोलॉजी पर आधारित अपने इनोवेटिव आइडियाज आपके पास जमा करें,
ताकि वो DST और NIF द्वारा आयोजित इंस्पायर अवार्ड्स मानक प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकें। 1 लाख छात्रों को 10-10 हजार रुपए मिलेंगे अपने आइडियाज को प्रोटोटाइप्स बनाने के लिए। फिर छात्र डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल पर अपने इनोवेशंस को दिखाएंगे। फिर प्राइजेस और सम्मान पाएंगे। तो आज ही अपने स्टूडेंट्स को हिस्सा दिलवाएं इंस्पायर अवार्ड्स मानक में। मुद्रा, बचत एवं साख चैप्टर के शॉर्ट आंसर्स हम देखेंगे। 2 मार्क्स क्वेश्चंस। पहला प्रश्न है, वस्तु विनिमय क्या है? इसका आंसर, किसी एक वस्तु या किसी दूसरी वस्तु के साथ बिना मुद्रा के प्रत्यक्ष रूप से लेन देन वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। उदाहरण के लिए गेहूं से चावल बदलना, सब्जी से तेल बदलना आदि। यह प्रणाली पुराने समय में मुद्रा के प्रचलन से पूर्व प्रचलित थी। अगला प्रश्न, मौद्रिक प्रणाली क्या है? मौद्रिक विनिमय प्रणाली में मुद्रा विनिमय के माध्यम का कार्य करती है। वस्तुओं या सेवाओं को बेचकर पहले मुद्रा प्राप्त की जाती है और फिर उस मुद्रा से अपनी आवश्यकता की वस्तु या सेवा प्राप्त की जाती है। अगला प्रश्न, मुद्रा की परिभाषा दें। सामान्य, स्वीकृति प्राप्त, विधिग्राह्य एवं स्वतंत्र रूप से प्रचलित कोई भी वस्तु जो विनिमय के माध्यम, मूल्य के सामान्य मापक, ऋण के भुगतान के मापदंड तथा संचय के साधन के रूप में कार्य करती है, मुद्रा कहलाती है। बचत क्या है? आय तथा उपभोग का अंतर बचत कहलाता है। बचत इज इक्वल्स टू आय माइनस उपभोग। इस सूत्र के द्वारा हम बचत को बता रहे हैं। क्राउथर ने कहा है कि किसी व्यक्ति की बचत उसकी आय का वह भाग है जो उपभोग की वस्तुओं पर व्यय नहीं की जाती है। अगला प्रश्न, साख क्या है? साख का सामान्य अर्थ विश्वास या भरोसा है। अर्थशास्त्र में साख का अर्थ ऋण लौटाने या भुगतान करने की क्षमता में विश्वास से होता है। इसी विश्वास के आधार पर एक व्यक्ति या संस्था दूसरे व्यक्ति या संस्था को उधार देता है। अब इस पाठ के दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों पर प्रकाश डालें। वस्तु विनिमय प्रणाली में आने वाली कठिनाइयाँ इस प्रकार हैं। उसके पॉइंट्स दिए हुए हैं, इनके बारे में 1-2 लाइन में आप डिटेल में बताएंगे। पहला है, आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव। दूसरा, मूल्य के सामान्य मापक का अभाव। तीसरा, मूल्य संचय का अभाव। अगला, सह विभाजन का अभाव। भविष्य के भुगतान की कठिनाई, मूल्य हस्तांतरण की समस्या। इन सभी बिंदुओं को आप थोड़ा डिटेल में बताएंगे, जिसकी चर्चा हम चैप्टर में कर चुके हैं। अगला प्रश्न है, मुद्रा के कार्यों पर प्रकाश डालें। मुद्रा के जितने भी कार्य हैं उसके फंक्शंस हमें बताने हैं। तो मुद्रा के विभिन्न कार्य हैं, जैसे कि विनिमय का माध्यम है, मूल्य का मापक है, विलंबित भुगतान का मान है, मूल्य का संचय, क्रय शक्ति का हस्तांतरण एवं साख का आधार। इन सभी बिंदुओं पर आप डिटेल में 1-2 लाइन लिखेंगे। अगला प्रश्न है, मुद्रा के आर्थिक महत्व पर प्रकाश डालें। तो मुद्रा का आर्थिक महत्व क्या है? आधुनिक आर्थिक व्यवस्था में मुद्रा का काफ़ी महत्व है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ट्रेस्कॉट ने कहा है कि यदि मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था का हृदय नहीं तो रक्त स्रोत तो अवश्य है। चाहे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो या समाजवादी या मिश्रित अर्थव्यवस्था हो,
सभी में मुद्रा आर्थिक विकास के मार्ग में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। प्रोफेसर मार्शल ने भी कहा है कि मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों तरफ संपूर्ण आर्थिक जगत या आर्थिक विज्ञान चक्कर काटता है। अर्थशास्त्र की सभी शाखाओं जैसे उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण तथा राजस्व में मुद्रा का महत्वपूर्ण स्थान है। अगला प्रश्न, मुद्रा के विकास पर प्रकाश डालें। तो मौद्रिक विकास या मुद्रा के क्रमिक विकास को हम यहाँ देखेंगे। सबसे पहले मुद्रा के जन्म से पहले वस्तु विनिमय था। तो वस्तु विनिमय के विषय में आप थोड़ा सा 1-2 लाइन में बताएंगे। वस्तु विनिमय के पश्चात वस्तु मुद्रा आई, यानी वस्तुओं को ही मुद्रा का रूप दे दिया गया, जैसे गाय, कौड़ी, कोई अनाज इत्यादि। इन सब के विषय में आप बताएंगे। उसके बाद धात्विक मुद्रा आई, यानी कि धातु को ही मुद्रा माना गया, जैसे बहुमूल्य धातुएं, सोना, चांदी, तांबा, ये सब चलता था। फिर बाद में सिक्के आए, तो सिक्कों में के विषय में आप बताएंगे। उसके बाद जैसे जैसे आर्थिक क्रियाएं बढ़ी, सिक्कों से ट्रांजैक्शन करना मुश्किल होने लगा, तो फिर पत्र मुद्रा आई। पत्र मुद्रा के विषय में आप बताएंगे। आज लगभग विश्व के सभी देशों में पत्र मुद्रा या पेपर करेंसी जो है वो चल रही है। उसके बाद फिर विकास होते होते धीरे धीरे अब साख मुद्रा का जन्म हुआ, जैसे चेक है, बैंक ड्राफ्ट है, यात्री चेक है, प्रतिज्ञा पत्र है, ये सब आपके साख मुद्रा हैं। और अभी तो प्लास्टिक मुद्रा, जैसे कि एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, ये सब आए, और अब वर्तमान में कैशलेस इकॉनमी। तो इस तरीके से मुद्रा के क्रमिक विकास को आप डिटेल में बताएंगे। अगला प्रश्न है, साख पत्र क्या है? कुछ प्रमुख साख पत्रों पर प्रकाश डालें। तो सबसे पहले साख पत्र के विषय में बताएंगे। साख पत्र से हमारा मतलब उन साधनों से है जिनका उपयोग साख मुद्रा के रूप में किया जाता है। साख पत्र के आधार पर साख या ऋण का आदान प्रदान होता है। वे वस्तुएं एवं सेवाओं के क्रय विक्रय में विनिमय के माध्यम का कार्य करते हैं। अतः साख पत्र ठीक मुद्रा की तरह ही कार्य करते हैं, लेकिन साख पत्र और मुद्रा एक समान नहीं होते हैं। साख पत्रों को स्वीकार करने के लिए किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता है। अब कुछ प्रमुख साख पत्रों के बारे में जानेंगे। जैसे पहला है चेक। चेक क्या होता है? यह एक लिखित आदेश होता है जो ग्राहक अपने बैंक को देता है कि उसमें लिखित राशि उसमें लिखित व्यक्ति या संस्था को दे दी जाए। बैंक ड्राफ्ट, यह क्या होता है? एक बैंक अपनी किसी शाखा या अन्य बैंक को आदेश देता है कि उस पत्र में लिखित रकम उसमें अंकित व्यक्ति या संस्था को दे दी जाए। अगला है यात्री चेक। यात्री चेक यात्रियों की सुविधा के लिए यात्री चेक बैंकों द्वारा जारी किए जाते हैं। कोई भी यात्री बैंक में निश्चित रकम जमा कर देने पर यात्री चेक प्राप्त कर सकता है। यात्री चेक यात्रियों के लिए बनाए गए ताकि रास्ते में कभी चोरी हो जाती है उससे बच सकें। अगला है प्रतिज्ञा पत्र। इस पत्र में ऋणी की मांग पर या एक निश्चित अवधि के बाद उसमें अंकित रकम ब्याज सहित देने का वादा किया जाता है। तो बच्चों, इस प्रकार हमने इस अध्याय के सभी प्रश्नों, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को देखा। इसके साथ साथ आप इस अध्याय का अध्ययन करते रहेंगे और इसकी प्रैक्टिस करेंगे।
Covid ka naman niya. Diyan ka na. बच्चों, आज हम नया चैप्टर रोज़गार एवं सेवाएं स्टार्ट करेंगे। रोज़गार और सेवाएं दोनों एक दूसरे की पूरक हैं। सेवा क्षेत्र में रोज़गार का काफ़ी महत्व है। रोज़गार बढ़ता है तो सेवा क्षेत्र का भी विकास होता है। वहीं दूसरी ओर यदि सेवा क्षेत्र का विकास होता है तो उसके साथ रोज़गार के नए अवसर भी प्राप्त होते हैं। तो रोज़गार और सेवाओं के आपसी संबंध के बारे में जानने से पूर्व हमें यह जान लेना ज़रूरी है कि रोज़गार क्या होता है। तो प्रश्न उठता है कि रोज़गार क्या है। रोज़गार का अभिप्राय हुआ कि जितने भी एक देश में मानव संसाधन हैं, यानी जो व्यक्ति हैं, व्यक्तियों को भी अब मानवों को या व्यक्तियों को या ह्यूमन बीइंग्स को भी रिसोर्सेज या संसाधन के रूप में लिया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो भी एक तरह का रिसोर्स है, एक एक्टिव रिसोर्स है, सक्रिय साधन है उत्पादन का। जब तक मानव संसाधन अन्य उत्पादन के संसाधनों के साथ जुड़ता नहीं है या अपनी कुशलताओं या हुनर का प्रयोग नहीं करता है, तब तक उत्पादन कार्य करना असंभव होता है। तो मानव को भी मानव संसाधन के नाम से जाना जाता है। तो मानव संसाधन को ऐसे कार्यों में लगाया जाता है जिससे देश की उत्पादकता बढ़ती है एक और दूसरी तरफ व्यक्ति जो मानव उस कार्य में, उस उत्पादकीय कार्य में लगे हैं, वह उसके माध्यम से, उस उत्पादकीय कार्य को करने के माध्यम से जीविकोपार्जन करते हैं, यानी इनकम जनरेशन करते हैं। उनको आय मिलती है और उस आय का इस्तेमाल वह अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए करते हैं। तो रोज़गार में दो बातें हमारे सामने आती हैं। सबसे पहली बात ये हुई कि रोज़गार में हम क्या कर रहे हैं, जो भी हमारे मानव संसाधन हैं हम उन्हें किस तरह के कार्यों में लगाते हैं, उत्पादकीय। यस, तो रोज़गार का अभिप्राय पहली बात हुई कि मानव संसाधन को उत्पादकीय कार्यों में लगाना। मानव संसाधन को उत्पादन कार्यों में लगाना। जब तक मानव संसाधन को हम उत्पादकीय कार्यों या उत्पादन संबंधित कार्यों में नहीं लगाएंगे, तब तक उत्पादन संभव ही नहीं होगा। हमारे पास जो भी उत्पादन के साधन हैं विभिन्न, जैसे कि भूमि है हमारे पास, पूंजी है हमारे पास, हमने
हमारे पास श्रमिक हैं, मजदूर हैं, हमने उनको एकत्र करके संगठन बना लिया, एक साहसी या एंटरप्रेन्योर लिया जो पूरा इन आर्थिक क्रियाओं का रिस्क बेयर कर रहा है। तो ये सब जब व्यक्ति मिलते हैं तो फिर उत्पादन की क्रिया की जाती है, ठीक है। तो उस उत्पादन में लगाने को ही हम रोजगार कहते हैं। इसके साथ जब हमने उत्पादकीय कार्य में लगाया मानव संसाधन को, तो इसके बाद क्या होता है, दूसरा स्टेप इसका क्या होता है, आय का सृजन। आय का सृजन, उत्पादन के बाद इनकम जनरेट होती है, आय का सृजन होता है, और उत्पादन कार्य में जो भी मानव संसाधन या जो भी संसाधन, मानव संसाधन के अतिरिक्त अन्य संसाधन भी लगे होते हैं, जैसे भूमि भी एक तरीके का साधन है, उस भूमि के प्रयोग के बदले भी हमें लगान देना पड़ता है। पूंजी भी एक तरह का संसाधन है, उसके प्रयोग के बदले ब्याज देना पड़ता है। तो इस तरीके से आय का सृजन होता है। और फिर इस आय का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए, ठीक है, आवश्यकताओं की संतुष्टि। तो हमने क्या देखा कुल मिला के, रोजगार क्या है, मानव संसाधन को ऐसे उत्पादकीय कार्यों में लगाना जिससे आय का सृजन हो, और उस आय का इस्तेमाल वही मानव किस चीज़ में, अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि में करते हैं। जैसे उनकी, हमारे मानव की या हम लोगों की आवश्यकताएं क्या होती हैं, अच्छा घर होना चाहिए, खाने के लिए पर्याप्त भोजन होना चाहिए, पहनने के लिए वस्त्र होने चाहिए, अच्छी शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, है ना। ये सब चीज़ें हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं। तो इन मूलभूत आवश्यकताओं की अगर पूर्ति हम कर पा रहे हैं रोज़गार के माध्यम से, तो इसे रोज़गार कहा जाता है। तो ये बात हुई कि ये तो रोज़गार क्या है ये हमने जाना। अब बात उठती है कि जहाँ रोज़गार की हम बात करते हैं तो इसके साथ साथ एक आर्थिक समस्या हमारे सामने आती है, और वह आर्थिक समस्या है बेरोज़गारी की समस्या। यानी कि बेरोज़गारी वो स्थिति है जब कोई व्यक्ति कार्य करने में सक्षम है, कार्य करने में इच्छुक है, लेकिन उसे उसकी क्षमता के अनुसार कार्य नहीं मिल रहा है और वह कार्य नहीं कर पा रहा, यानी उत्पादन प्रक्रिया में वह अपना योगदान किसी तरीके से नहीं दे पा रहा। तो इस स्थिति को, या इस तरह के जो मानव संसाधन जो हमारे रोज़गार में नहीं लगे हैं, उन्हें हम बेरोज़गार कहेंगे, और इस स्थिति को हम बेरोज़गारी की स्थिति कहेंगे। अब इस बेरोज़गारी की स्थिति से उबरने का तरीका क्या है कि हम रोज़गार के अवसरों को बढ़ाएं, है ना। समाज में, देश में रोज़गार के नए नए अवसर दिए जाएं। तो ये रोज़गार के अवसर किस प्रकार से दिए जाएंगे, या एक अर्थव्यवस्था में रोज़गार के संसाधन कैसे क्रिएट या जनरेट होते हैं, या कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर रोज़गार के अवसर हमें प्राप्त होते हैं। तो बच्चों, हम पहले भी पिछले चैप्टर में भी हम ये डील कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, इसके विषय में हमने चर्चा भी की थी कि अर्थव्यवस्था के जो प्रमुख क्षेत्र होते हैं वह 3 होते हैं। अभी हम उनको शॉर्ट में देखेंगे। तो वो 3 क्षेत्र हमारे क्या हैं? सबसे पहला क्षेत्र है प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र, इस प्राथमिक क्षेत्र को हम कृषि क्षेत्र भी कहते हैं, ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र को हम कृषि क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। यह वह क्षेत्र है जो द्वितीयक और तृतीयक यानी अन्य क्षेत्रों को रॉ मटेरियल या कच्चा माल उपलब्ध कराता है। प्राथमिक क्षेत्र के विकास पर अन्य क्षेत्रों का विकास निर्भर करता है। तो कृषि में बहुत सारे रोज़गार के अवसर होते हैं। भारत जैसे अन्य विकासशील जितने भी देश हैं, वहाँ पर जनसंख्या का बहुत बड़ा हिस्सा रोज़गार के लिए कृषि पर निर्भर है। वही स्थिति भारत में भी है। भारत की भी 50% से अधिक आबादी रोज़गार के लिए कृषि पर निर्भर है। तो कृषि के ऊपर जनसंख्या का अत्यधिक दबाव है। दूसरा क्षेत्र है हमारा द्वितीयक क्षेत्र। या सेकेंडरी सेक्टर। इस द्वितीयक क्षेत्र को हम
औद्योगिक क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं, या उद्योग क्षेत्र भी कहते हैं इसे हम। औद्योगिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त कच्चे माल का इस्तेमाल द्वितीय क्षेत्र में किया जाता है और मैन्युफैक्चरिंग या विनिर्माण किया जाता है। इससे नए नए प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। जैसे गन्ना प्राथमिक क्षेत्र से आया, गन्ना की खेती हुई, प्राथमिक क्षेत्र से हमें गन्ना मिला और उस गन्ने का इस्तेमाल करके चीनी बनाई गई द्वितीय क्षेत्र में। इसी तरीके से कपास की खेती प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा है और उस कपास का इस्तेमाल करके फिर धागा और फिर कपड़ा बनाना, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, वो सेकेंडरी सेक्टर का हिस्सा हुआ। तो इस तरीके से हमने देखा कि द्वितीय क्षेत्र में जितने भी उद्योग हैं, चाहे वो कॉटेज इंडस्ट्रीज़ हों, चाहे वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हों, चाहे मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज़ हों या लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ हों, ये सभी तरह की इंडस्ट्रीज़ हमारी द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। और अभी जितने भी विकासशील देश हैं वहाँ पर देखा जा रहा है कि इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ जो है वो तेज़ी से हो रही है। जितनी ज़्यादा संख्या में इंडस्ट्रीज़ होंगी उस देश का आर्थिक विकास उतना ही तेज़ी से होगा। भारत में भी औद्योगिक क्षेत्र जो है वो पहले की तुलना में विकास कर रहा है। तीसरा क्षेत्र है हमारा तृतीय क्षेत्र। यानी कि टर्शरी सेक्टर। इस सेक्टर को हम सेवा क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं, या इस क्षेत्र का अन्य नाम है सेवा क्षेत्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर होता जा रहा है। वर्तमान में ये सेक्टर बहुत तीव्रता से विकास कर रहा है। जैसे जैसे कोई देश अल्प विकसित या विकासशील की श्रेणी में होता है, उस समय उस देश में प्राथमिक जो क्षेत्र है उसका विकास ज़्यादा होता है, यानी या उस पर लोग रोज़गार के लिए ज़्यादा निर्भर करते हैं। लेकिन जैसे 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 डेवलपमेंट हमारा होता जाता है, वैसे वैसे टर्शरी सेक्टर या सेवा क्षेत्र का डेवलपमेंट और ज़्यादा होता चला जाता है। तो कुल मिला के हमने देखा कि रोज़गार के लिए किसी भी देश में, किसी भी अर्थव्यवस्था के जो नागरिक होते हैं, किसी भी देश के जो नागरिक हैं या मानव संसाधन हैं, वह रोज़गार के लिए इन तीन क्षेत्रों पर ही निर्भर होते हैं: प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र या तृतीय क्षेत्र। बच्चों, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि प्राथमिक क्षेत्र को और किस अन्य नाम से पुकारा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र के नाम से पुकारते हैं, और द्वितीय क्षेत्र को किस अन्य नाम से पुकारा जाता है, उसे हम औद्योगिक क्षेत्र के नाम से जानते हैं, और तृतीय क्षेत्र का अन्य नाम क्या है, सेवा क्षेत्र है। अब हम इसको एक ग्राफ के माध्यम से जानेंगे। अब हम आर्थिक विकास के विभिन्न क्षेत्रों जैसे कि कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र का जीडीपी में, देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में कितना योगदान है, यानी कि जीडीपी में कृषि कितना परसेंट योगदान देती है, उद्योग कितना परसेंट देते हैं और सेवा क्षेत्र का योगदान कितना परसेंट होता है, उसे हम देखेंगे। इसके लिए हमने एक ग्राफ तैयार किया है। एक्स एक्सिस पर हमने समय अवधि को लिया है 10-10 वर्ष के अंतराल पर। पहले हमने फाइनेंशियल ईयर 1994 को लिया है, उसको कंपेयर किया है उसमें तीनों क्षेत्रों को। उसके बाद हमने फाइनेंशियल ईयर 2004 को लिया, उसमें कंपेयर किया तीनों क्षेत्रों को, और उसके उपरांत हमने फाइनेंशियल ईयर 2014 में विभिन्न क्षेत्रों के योगदान को लिया है। और वाई एक्सिस पे हमने परसेंटेज शेयर इन जीडीपी यानी कि इन विभिन्न क्षेत्रों का देश के सकल घरेलू उत्पाद में क्या परसेंट शेयर है वो हमने शो किया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 1994 में क्या स्थिति थी। उस समय देख रहे हैं हम कि हमारी जो सेवा क्षेत्र है, जिसे हमने ब्लू इंक से दर्शाया है, लाल से हमने औद्योगिक क्षेत्र को दर्शाया है और हरे से हमने कृषि क्षेत्र को दर्शाया है। तो हम देखते हैं कि ये 94 से हम दिखा रहे हैं, लेकिन जिस समय हमारा देश आज़ाद हुआ था, अगर हम उस समय की बात करें तो उस समय कृषि में कृषि का योगदान ज़्यादा हुआ करता था। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ जैसे जैसे देश का विकास होता चला गया, वैसे वैसे
सेवा क्षेत्र का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में बढ़ता चला गया। तो हम देख रहे हैं कि जीडीपी का 44.52% कंट्रीब्यूशन जीडीपी में किसका है? सेवा क्षेत्र का है। यानी कि सेवा क्षेत्र के अंतर्गत जितनी भी सर्विसेज आती हैं, तो सेवा क्षेत्र के अंदर आने वाली विभिन्न सर्विसेज हमारी क्या हैं? जैसे बैंकिंग है, ट्रांसपोर्टेशन है, संचार है, ये सब सेवाएं हैं। तो इन सब सेवाओं के माध्यम से जीडीपी में ज्यादा इनकम जनरेट हो रही है। यानी कि जीडीपी में सेवा क्षेत्र से इनकम जो जनरेट हो रही है या आय का जो सृजन हो रहा है, उसका कंट्रीब्यूशन कितना है? 44.52%। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि औद्योगिक क्षेत्र में जीडीपी का कंट्रीब्यूशन, जीडीपी में औद्योगिक क्षेत्र का जो कंट्रीब्यूशन है वो 27.42% है। और कृषि क्षेत्र का जो कंट्रीब्यूशन है वो 28.24% है। तो यहाँ देखने से हमें पता चलता है कि सबसे कम जो कंट्रीब्यूट कर रहा है वो हमारा औद्योगिक क्षेत्र है, जो कि 27.42 है। उसके बाद कृषि क्षेत्र आता है जो कि 28.24% है। हालांकि औद्योगिक क्षेत्र और कृषि क्षेत्र में अंतर जो है वो बहुत मामूली है, लेकिन अगर हम सेवा क्षेत्र को देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि सेवा क्षेत्र जो है वो 44.52% कंट्रीब्यूट कर रहा है। यानी सेवा क्षेत्र का जो कंट्रीब्यूशन है वो सबसे ज्यादा है। यानी कि रोजगार के अवसर ज्यादा संख्या में सेवा क्षेत्र उपलब्ध करा रहा है। अब हम 10 साल के अंतराल में, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2004 की अगर बात करें तो हम देखते हैं कि सेवा क्षेत्र जो है उसका कंट्रीब्यूशन जीडीपी में बढ़कर 52.44% हो गया है, जो कि 10 वर्ष पूर्व 44.52% था। उससे बढ़कर ये 52.44% हो गया है। दूसरी तरफ इंडस्ट्रीज का जो कंट्रीब्यूशन है वो लगभग बराबर है। यानी कि इंडस्ट्रीज में बहुत ज्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिली है, कंसिस्टेंसी रही है। और अगर हम कृषि क्षेत्र की बात करते हैं, उसे देखते हैं तो 20.33%, यानी कि 94 में जो कंट्रीब्यूशन 28.24% था, उससे वो और घट के 20.33% रह गया है, जो हमें यह बताता है कि कृषि क्षेत्र का योगदान जीडीपी में घटता जा रहा है। उसके बाद अगर हम अगले 10 वर्ष के अंतराल को, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2014 को देखते हैं, तो उसमें हम पाते हैं कि सेवा क्षेत्र का कंट्रीब्यूशन लगभग 60%, यानी कि 59.93% का है, या 60% कंट्रीब्यूट हमारा सर्विस सेक्टर कर रहा है जीडीपी में। और इंडस्ट्रीज का जो कंट्रीब्यूशन है वो 26.13% है। और एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें, कृषि क्षेत्र की अगर हम बात करें, तो वो मात्र 13.94% है। जबकि प्रैक्टिकली अगर हम देखते हैं तो कृषि में हमारे देश में जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग रोजगार के लिए निर्भर करता है या कृषि कार्यों में ही लगा हुआ है। तो प्रत्यक्ष रूप से अगर हम बात करें तो हमारे चूंकि ज्यादा जनसंख्या कृषि में है तो कंट्रीब्यूशन कृषि का ज्यादा होना चाहिए था हमारे जीडीपी में, लेकिन स्थिति इसके विपरीत है। इसके विपरीत जो सेवा क्षेत्र है जिसमें जनसंख्या का कम भाग कार्यरत है वो ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, और कृषि जिसमें जनसंख्या का ज्यादा भाग लगा हुआ है वो कम कंट्रीब्यूट कर रहा है। अब हम इसके बाद चर्चा करेंगे कि किस तरीके से डिफरेंट जो सेक्टर्स हैं वो जीडीपी में 2016 में क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो हमने देखा कि 2016 का जो डेटा है उसके अकॉर्डिंगली हमने ये पाई डायग्राम बनाया है, जिसमें 57% कंट्रीब्यूशन जो है वो सर्विस सेक्टर का है और 17% कंट्रीब्यूशन हमारा एग्रीकल्चर का है और 26% कंट्रीब्यूशन इंडस्ट्रीज का है। और अगर दूसरी तरफ हम इसको कंपेयर करें कि पॉपुलेशन कितना एंगेज्ड है इन विभिन्न क्षेत्रों में, या इन विभिन्न क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र ज्यादा रोजगार दे रहा है, अगर हम उस हिसाब से देखते हैं तो हम पाते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है हमारा, जिसे हमने ग्रीन कलर से इंडिकेट किया है, उसमें 48.8% पॉपुलेशन, ऑलमोस्ट 50% पॉपुलेशन हमारे देश की कृषि में संलग्न है या प्राइमरी सेक्टर से एसोसिएटेड है।
लेकिन उसका कंट्रीब्यूशन कितना है जीडीपी में? मात्र 17%, जो कि बहुत ही चिंता का विषय है। ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारा जो इंडस्ट्रीज हैं, जिसमें हमारी पॉपुलेशन का 24.3% पोर्शन जो है वो एंगेज्ड है। हमारी इतनी प्रतिशत जनसंख्या औद्योगिक क्षेत्रों में रोजगार के लिए निर्भर करती है, जबकि जीडीपी में औद्योगिक क्षेत्र का कंट्रीब्यूशन 26% है। तो उस हिसाब से अगर जितनी पॉपुलेशन एंगेज्ड है, उस हिसाब से एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन है वो संतोषजनक है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सेवा क्षेत्र में पॉपुलेशन जो है वो 26.9% पॉपुलेशन हमारी एंगेज्ड है सेवा क्षेत्र में, लेकिन जो उसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है वो है 57%। तो ये स्पष्ट है कि जनसंख्या बहुत कम रोजगार के लिए इस पर निर्भर करती है, तब भी इस क्षेत्र से होने वाला जो इनकम है वो जीडीपी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो ये हमें इस बात की तरफ इंगित कर रही है कि अगर हम सेवा क्षेत्र का विकास और अधिक करें, यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जो हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा लगी हुई है लेकिन कंट्रीब्यूट बहुत कम कर रही है, तो ऐसे इस सिचुएशन का तात्पर्य यह हुआ कि कृषि में छिपी बेरोजगारी है। प्रत्यक्ष रूप से देखने में लग रहा है कि सभी व्यक्ति रोजगार में लगे हैं, लेकिन वास्तव में अगर उनमें से कृषि कार्य में जितने भी व्यक्ति लगे हैं, यदि उसमें से 20-25% लोगों को हटा भी दिया जाता है तो भी प्रोडक्टिविटी में कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से इस कृषि कार्य में जो अत्यधिक जनसंख्या का दबाव है, जब जो अत्यधिक प्रेशर है, उस प्रेशर को हम कम कर सकते हैं। कैसे? यदि हम सेवा क्षेत्र का विकास और अधिक कर दें, और हमारी पॉपुलेशन का अगर बड़ा हिस्सा सेवा क्षेत्र में आ जाता है तो उससे जीडीपी का कंट्रीब्यूशन और बढ़ जाएगा और हमारे देश की जीडीपी बढ़ेगी और देश का आर्थिक विकास तेजी से होगा। नए आइडियाज और इनोवेशन को आगे बढ़ाने का दुनिया का सबसे बड़ा मंच है इंस्पायर अवार्ड्स मानक, जहां कक्षा 6 से 10 तक के छात्र साइंस और टेक्नोलॉजी से संबंधित अपने आइडियाज और इनोवेशन को देश दुनिया तक पहुंचाने का मौका पा सकते हैं। स्कूल के माध्यम से जल्द अपने आइडिया को इंस्पायर अवार्ड मानक के वेब पोर्टल पर जमा करवाएं और अपने इनोवेटिव यात्रा की शुरुआत करें। ये करेगा आपके सपनों को साकार और एक नए नवसर्जक भारत का निर्माण। इंस्पायर अवार्ड्स मानक, इंस्पायरिंग इनोवेटर्स ऑफ टुमारो। ज्यादा जानकारी के लिए www.inspireawards-bst.gov.in पर जाएं। सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-Lots ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें।